जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वंस, कैसे आप लोग खैरियत से हैं? जरा प्लीज कंफर्म करेंगे, एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज स्क्रीन सब क्लियर है आप लोगों को? प्लीज जरा बताइएगा। ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्सेस। बस हम स्टार्ट ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? इतने परेशान क्यों बैठे हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा। सॉरी, क्लास लेट हो गई थोड़ी। हाँ जी, ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं खुद वेट कर रहा था। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंट एग्जाम सेशन में एग्जाम दिया है, कोई भी पेपर दिया है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं? यानी कि 50% ऑफ दी आवाम ने पेपर दिया है। आपने जो पेपर दिया है कैसा है? कैसा आपको क्या लगता है कि कैसा हुआ है? क्या रिजल्ट आएगा? क्या आउटकम आएगा उसका? जी। 70+, वेरी गुड। कौन सा पेपर था? FR का पेपर था जी। आपने को पेपर दिया था लास्ट, F9। क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है? निकल जाएगा इंशाल्लाह? व्हाट अबाउट यू? इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट स्किल्स में? ओके। आपका कौन सा पेपर? F7 जी। 50-50। ये एक क्विक क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि इससे रिलेटेड एक दो चीजें गाइड करनी है, राइट? ताकि फ्यूचर में हम अपनी एक लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करें। चले, मैं फॉर्मली स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम जिया राना है, तकरीबन 12 साल से टैक्स पढ़ा रहा हूँ। और वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने टैक्सिस में KPMG में 5 साल काम किया। अब क्या करता हूँ, मैं टीचिंग के साथ अपना बिजनेस करता हूँ, राइट? अब मैं जॉब नहीं करता, जॉब मैं छोड़ चुका हूँ। तो मेरा बेसिकली टीचिंग और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दोनों चीजें टैक्स का ही है। बाकी इंशाल्लाह जब आप साथ पढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आना शुरू होंगी, आपको मजा भी आएगा, तमाम बात आपकी समझ में भी आएगी। मैंने अभी आप बच्चों से एक सवाल पूछा कि आपका रिसेंट पेपर कैसा हुआ, तो मुझे 4-5 कमेंट्स मिले जिसमें से एक ऐसा था कि 50-50, बाकी सारे लोग श्योर थे कि भाई बहुत अच्छा पेपर हुआ। ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से बिल्कुल सही आंसर करता है और जो जिसको लगता है वैसा ही जवाब दे रहा होता है। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आप पेपर दे के आते हो और आपको लगता है यार बड़ा जबरदस्त पेपर हुआ था, लेकिन अल्लाह माफ करे पता नहीं क्यों रुक क्यों गया। अल्लाह ना करे आपका रुके, अल्लाह करे सबके पेपर पास हो। जोर से बोल दो ना इंशाल्लाह। ठीक। अल्लाह करे सब पास हो। लेकिन हम एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत पेपर दे के आते हैं और हमें लगता है यार हम तो भाई पता नहीं कौन सा कारनामा सर अंजाम देकर आए और हम तो भाई इसको छोड़ेंगे नहीं, आज इसका रिजल्ट हम देखना कैसा आएगा हमारा। और रिजल्ट आता है तो हम अनफॉर्चुनेटली फेल कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उसकी एक वजह ये होती है। आज डे वन पे सुन लीजिएगा, ये बहुत सारी बातें ना, हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए। हम जब भी कोई पेपर देकर आते हैं ना, एक बात बताओ, मैं अगर आपके सामने खड़ा होकर कुछ भी पढ़ा के जाऊंगा तो मुझे अपनी जात के लिए पढ़ा के जाना चाहिए या मुझे आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ा के जाना चाहिए? बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अपनी आऊं और मैं अपने हिसाब किताब से बोलूं, लिखूं, समझाऊं, बोल बाल के चला जाऊं और इस चीज की फिक्र नहीं करूं कि आप लोगों को, मेरी ऑडियंस को समझ आई है मेरी बात या नहीं आई? तो बताओ मुझे कि अपने हिसाब से डील करना चाहिए या आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से पढ़ाना चाहिए? आपकी सेटिस्फेक्शन है तो आपका और एग्जामिनर का भी सेम रिलेशन है। एग्जामिनर कहता है कि कोई भी स्टूडेंट जो पेपर कर रहा है ना, तो वो मेरी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक पेपर करे। इफ द एग्जामिनर इज सेटिस्फाइड तो वो आपको पास कर देगा। हम क्या करते हैं, हम एग्जाम में अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पेपर करके आते हैं और फिर हम अंदाजे लगा रहे होते हैं यार हमारा तो बड़ा जबरदस्त पेपर हुआ था, फिर भी पता नहीं क्यों रुक गया। जो बेसिकली आपका और मेरा रिलेशन है ना, यही रिलेशन आपका और एग्जामिनर का भी। इफ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टू मेक यू सेटिस्फाई, कि अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो आप मुझे एक पास टीचर बोलोगे कि यार इस ये वाकई हमारी नजर में एक सही टीचर है, इसने हमें सही सारी चीजें सही से समझाई है, पढ़ाई। यही आपका और एक एग्जामिनर का रिलेशन है कि अगर जब तक आप एग्जामिनर की सेटिस्फेक्शन के लेवल तक काम नहीं करके आओगे ना, वो आपको पास नहीं करेगा। तो हमने डे वन पे ये जो भी पढ़ना है, जो भी समझना है, जो भी पेपर अटेम्प्ट करना है, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट F6, कोई भी पेपर, तो हमने एग्जामिनर की सेटिस्फेक्शन और उसके लेवल तक जाके ऑपरेट करना है। ऐसे ही करेंगे ना? और ऐसा करने के लिए आपको पता है ना कि दिल के बहलाने के लिए नहीं पढ़ा जाता। जब आपने दूसरे के लेवल पे जाके समझाना हो, कुछ करना हो ना, कुछ करके दिखाना हो, तो आपको अपना लेवल अप करना पड़ता। तो हम टैक्सेशन में हम सिर्फ TX के बच्चे बन के नहीं पढ़ेंगे कि यार हमने तो ये जिंदगी में पहली दफा टैक्स पढ़े तो हमें नहीं पता, हमें मालूम नहीं है कि कैसा होता है कैसा नहीं होता। आप सब मालूम होगा और आपने इसको अच्छे तरीके से ग्रिप करके हर चीज को अच्छे से पढ़ना है, राइट?
बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट ये होता है कि यार हमारी कॉस्टिंग बहुत बेकार है, हमारा FA1 सही नहीं था, हम FA2 में भी लटक गए थे, F2 भी हमने बड़ी मुश्किल से पास किया। फिर कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि FD में हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत जहर लगती थी, कुछ ऐसा होता था वैसा होता था। टैक्स की सबसे अच्छी ब्यूटी यही है कि इसका किसी पेपर से कोई ताल्लुक नहीं। आप ये कमेंट नहीं कर सकते कि यार आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छी नहीं थी या कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छी नहीं थी इसलिए इस पेपर में आपको मसला हो। ऐसा कोई बहाना हमें इस पेपर में नहीं चलेगा। ये बिल्कुल एक 0 मीटर पेपर है, फ्रेश पेपर है, जिसका पिछले किसी पेपर से कोई लिंक नहीं है। जो सीखना है, जो पढ़ना है, सारा कुछ यहाँ पे नया होगा। तो ये भी चीज अपने माइंड से निकाल दे कि यहाँ कोई ऐसी चीज होगी कि जो आपने प्रीवियसली ऐसे पढ़ी थी या वैसे पढ़ी थी, तो आज वो आपको समझ नहीं आ रही। हाँ, शायद एक 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 टर्म आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, VAT। सुना है कभी नाम? हाँ, बोले तो VAT बोले तो वैल्यू एडेड टैक्स। ये आपने कहाँ पे नाम सुना होता है? FA2 में भी, FA1 में भी शायद सेल्स टैक्स के नाम से, राइट? FD में भी सुना होता है ये नाम। या आपने एक और टर्म सुना होगा पेरोल का, FA1 में चैप्टर है एक पेरोल के नाम से, उसमें NIC होगा, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ आपने 2-3 टर्म्स सुने होंगे बेसिक लेवल पे, लेकिन ये बेसिक टर्म्स है टैक्सेशन के। तो ये जो टर्म्स आपने, मैंने 2-3 नाम लिए, NIC का, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन का, या पेरोल का वर्ड मैंने यूज किया, या मैंने VAT का वर्ड का, तो ये आपने सिर्फ इन नामों की हद तक आपने इनको अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं देखा होगा। इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस आप टैक्स में देखो, राइट? तो टैक्स की अच्छी बात यह होगी कि हमारा इसका किसी भी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे नए सिरे से पढ़ेंगे। आपकी मेरे ख्याल कुछ स्लाइड्स डिस्कस हो चुकी है इंट्रोडक्टरी क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका यहाँ तक डिस्कस हो चुका है, यहाँ से आगे से हम पढ़ेंगे, राइट? तो बच्चों, यहाँ तक हमने 2-3 जो बातें की है, मैं उसको रिकैप करता हूँ। हमने कहा कि भाई हम टेक्स्ट में जो भी पढ़ेंगे वो हम अप टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ एग्जामिनर पढ़ेंगे। हमने जो भी पढ़ना है, पेपर सॉल्व करना है, वो हमने ऐसे करना कि हमारा एग्जामिनर हमसे सेटिस्फाई हो जाए, ताकि वो हमें पास कर दे। फिर हमने कहा सेकंड थिंग कि टेक्स्ट पढ़ने के लिए आपको प्रायर किसी पेपर का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये चीजें आपके माइंड में नहीं भी होंगी तो हम अपना टेक्स्ट का पेपर बिल्कुल 0 मीटर नए सिरे से पढ़ सके। तीसरी चीज, थर्ड थिंग, एक होता है प्रोजेक्ट और एक होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है किसी भी चीज के चलते रहने को नाम दिया जाता है ऑपरेशंस। अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं ना, टर्म यूज करते हैं, ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, सही है। और कभी कभी हम वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं प्रोजेक्ट। तो आप लोग डिसाइड करो, खामोशी से डिसाइड करो कि टैक्सेशन आपके लिए एक ऑपरेशंस के तौर पे आपको लेकर चलना चाहिए टैक्स के पेपर को, या एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलना चाहिए। सुकून से सोचे, 30 सेकंड्स का टाइम ले। मैं सवाल रिपीट करता हूं कि हमारा जो टैक्स का पेपर, हम जिसकी एक फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है, इस पेपर को क्या हम एज अ प्रोजेक्ट लेकर चले, या आपने इसको एज एन ऑपरेशन लेकर चलना है? 30 सेकेंड्स, टेक योर टाइम, फिर डिसाइड कर। मैं जिससे पूछूंगा क्विकली आंसर करता जाए प्लीज। जी, ऑपरेशन, ऑपरेशन। 4 लोगों ने बोला प्रोजेक्ट, बाकी सबने बोला ऑपरेशन। ऑनलाइन वालों, आप भी जरा बताओ क्या बोलते हो। आप अपने TX के पेपर को एज एन ऑपरेशन लेकर चलना चाहोगे या एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलना चाहोगे? जरा जल्दी से टाइप करेंगे, पूरी क्लास आपकी चैट देख रही है। ऑनलाइन वाले जरा जल्दी जल्दी टाइप कीजिएगा, आप TX के पेपर को एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलना चाहोगे या एज एन ऑपरेशन लेकर चलना चाहोगे? देखिएगा भाई, इनके भी जवाब देखिएगा। ओनली 2 आंसर्स टिल नाउ, प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन। जिन लोगों ने जवाब दिया है ऑपरेशंस, तो वो तो तैयारी कर ले। वो तैयारी ये कर ले कि वो हर दफा टेक्स्ट पढ़े, अटेम्प्ट करे, फेल करे, दोबारा से पढ़े, अटेम्प्ट करे, फेल करे, क्योंकि एक चीज के चलते रहने का नाम ऑपरेशन है। तो आप टेक्स्ट को यूं चलाना चाहते हो? नहीं ना। तो टैक्स हमारे लिए ऑपरेशंस नहीं है, टैक्स हमारे लिए एक
प्रोजेक्ट है भाई, आपने गलती की है। ओनली 4 स्टूडेंट रिप्लाइड करेक्टली, यू एंड यू गाइस। टेक्स्ट आपकी जात के लिए एक प्रोजेक्ट है। कोई भी पेपर एसीसीए का जो आप पढ़ोगे वो आपके लिए प्रोजेक्ट है। हर प्रोजेक्ट की एक स्टार्ट डेट होती है। इसकी स्टार्ट डेट क्या थी? 15 मार्च। इसकी एक एंड डेट भी आपको बताई गई होगी, तकरीबन 15 मई लगा लो, 15-16 मई। तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी एक स्टार्ट डेट होती है, उसकी एक एंड डेट होती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव भी होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डेक्स का हमारे, कि हम इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, अटेम्प्ट करके इसको पास करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी प्रोजेक्ट में ये बिल्कुल कुछ बेसिक बातें होती है। तो टेक्स आपकी जात के लिए एक प्रोजेक्ट है। एक स्टूडेंट के लिए कोई भी पेपर उसके लिए प्रोजेक्ट है, वही पेपर उसके टीचर के लिए ऑपरेशन। मेरा तो काम ही यही है कि मैं हर दफा टेक्स्ट पढ़ाता हूँ, फिर अगले बैच को बढ़ाता हूँ, फिर अगले बैच को बढ़ाता हूँ। तो टेक्स्ट मेरे लिए एक ऑपरेशंस है, आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। आपने उसको प्रोजेक्ट के तौर पे डील करना है। अब आप फर्क समझ गए भाई? जिन लोगों ने अपने हिसाब से सही जवाब दिया होगा उनकी इंटेंशन भी पास करने की होगी, लेकिन उसने इस नजरिए से सोचा नहीं होगा इसको। तो आइंदा के लिए हर एसीसीए पेपर, जिंदगी का हर एक असाइनमेंट जो आपको दिया जाए, वो स्टडी रिलेटेड हो, वर्क रिलेटेड हो, वो तमाम चीजें आपके लिए प्रोजेक्ट्स होती हैं। हर प्रोजेक्ट की एक स्टार्ट डेट, एंड डेट और उसका कोई ऑब्जेक्टिव आउटकम होता है जिसको मीट करना होता है। तो आपने इसको एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलना है। स्टार्ट डेट हो चुकी है, एंड डेट करना हमारा काम है, इसको टाइमली एंड करना। लेकिन इसका जो आउटकम है दैट इज प्योरली इन योर हैंड्स। 1 लाख रुपए का तकरीबन पेपर पड़ेगा ना आपको ये। 55,000 तक इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, 20,000 तक की ट्यूशन फी है। बाकी आजकल तो खैर रमजान खत्म होगा तो कैंटीन के खर्चे, कम्यूट के खर्चे, आने जाने के खर्चे। तो बाबा 3 महीने का टाइम और 1 लाख रुपए की सीधी सीधी गेम है। या तो आगे निकल जाओ या फिर वापसी इसको खेल लेना। तो ये कुछ बेसिक बातें मैं हमेशा नहीं करूंगा, ये सिर्फ शुरू में कर रहा हूं ताकि ये यहाँ बैठ जाए, आपके दिल में बिठाओ, दिमाग में बिठाओ, ताकि इसके मुताबिक आगे चले। राइट? चले जी, बहरहाल हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हम कुछ बेसिक बातें लास्ट क्लास में, होप के तमाम लोग होंगे जो अभी भी क्लास में हैं, नहीं भी थे तो मैं एक क्विक रिकैप देता हूं। हमने सबसे पहले सर कंबर के साथ आपने स्टार्ट लिया होगा, टैक्सेशन के फॉर्मेट की बात की होगी। टैक्सेशन की फॉर्मेट तो सेकंड स्लाइड पे, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी होगी कि हम जो भी स्टडी मटेरियल्स यूज कर रहे हो, उन्हें स्टडी मटेरियल्स पे क्या लिखा होना चाहिए? जोर से बोलो भाई। मेरा भी रोज है आपकी तरह, और मैं पिछला पूरा हफ्ता बीमार भी रहा हूँ, आज भी मेरी तबीयत सही नहीं, लेकिन आपकी क्लास लेने में आया हूं तो मेरा साथ देने आ जा। राइट? मुझे सुन बच्चे नहीं चाहिए। सही है? यहाँ पे बिल्कुल जिंदा लाशें नहीं बैठी होनी चाहिए। आपने मेरे साथ आप ये तमाम चीजें डिस्कस करते हुए जाना। हमारे टैक्स में फाइनेंस एक्ट की बेस पे पेपर होता है। अभी जो मार्च 25 तक स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, जो अभी जिन्होंने पिछले महीने अभी पेपर दिया है, इस महीने मार्च 25 तक उन्होंने फाइनेंस एक्ट 23 के मुताबिक पेपर दिए। आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो जून 25 में, सितंबर 25 में, दिसंबर 25 या मार्च 26 में पेपर देंगे, ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स एक फाइनेंस एक्ट के मुताबिक पेपर देंगे, और ये फाइनेंस एक्ट 24 एप्लीकेबल है इन 4 एग्जाम सेशंस के लिए। ये बात आपने माइंड में बिठानी है कि ये वाला एग्जाम फाइनेंस एक्ट इन 4 एग्जाम सेशंस के लिए रेलेवेंट है। आप अपनी स्टडी टेक्स अगर फॉलो करें, अगर आप अपनी बुक फॉलो करें, किट फॉलो करें, आप अपना अगर स्टडी हब से चीजें फॉलो करें, तो वहां पे आपको एफए 2024 लिखा हुआ नजर आएगा। तो ही आपके लिए रेलिवेंट स्टफ होगा, क्योंकि टेक्स्ट में डिफरेंट तरह के रेट्स, अलाउंसेस, चीजें होती हैं जो फाइनेंस एक्ट चेंज होने के साथ चेंज हो जाती है। तो आप जो भी स्टडी मटेरियल्स यूज करें तो मेक श्योर करें उस पर एफए 2024 मेंशन हो। राइट? अब अगली चीज, एट टाइम्स जब आप पेपर बुकिंग के लिए जाते हो तो वहां पे आप उसको पूछते हैं कि भाई एग्जाम वेरिएंट क्या है, हम कौन सा टेक्स्ट पढ़े। पिछले से पिछले एग्जाम सेशन में एग्जाम डे पे फोन आया मुझे एक स्टूडेंट का, एंड शी टोल्ड कि सर मेरा तो पाकिस्तानी वेरिएंट का पेपर खुल गया। मैंने कहा मुबारक हो भाई फिर आपको। तो उन्होंने क्या किया, जब पेपर बुक किया तो वहां पे उन्होंने वेरिएंट में पीके सेलेक्ट कर लिया, हालांकि हमारा कौन सा वेरिएंट है? यूके वेरिएंट। एसीसी के डिफरेंट पेपर्स में डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, लेकिन टेक्स्ट के लिए हमारा यूके वेरिएंट है। तो ये चीज आपके लिए रेलिवेंट होगी एट टाइम ऑफ बुकिंग योर एग्जाम। वहां भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछेंगे कि हमारा वेरिएंट कौन सा है। आज सुन लो कौन सा वेरिएंट है? यूके वेरिएंट। अब यही पे एक और बात सुन लो। अक्सर ये जो रिसेंट जब मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज करवाए, तो वहां पे एक एम्प्लॉयर्स के एक कॉमन क्वेश्चन ये था
क्या आपने एसीसी में पाकिस्तानी टैक्स क्यों नहीं दिया? बच्चों ने आके बोला, भाई चल कौन सा पाकिस्तानी टैक्स? तो एम्प्लॉयर बेचारा चुप हो गया, हालांकि एम्प्लॉयर सही था। एसीसीए में अगर आप चाहो तो आप पाकिस्तानी टैक्स का पेपर भी दे सकते हो। एम्प्लॉयर को ये नॉलेज था, बच्चे को नॉलेज नहीं था। बच्चे ने आगे बोल दिया, मैं कौन सा पाकिस्तानी टैक्स, यूके टैक्स होता है, तुम्हें पता ही नहीं है। तो उसको जॉब भी नहीं मिली, हालांकि उसे खुद नहीं पता था। तो आपने अपने नॉलेज के लिए माइंड में रखना है कि अगर एसीसीए में आप चाहो तो आप पाकिस्तानी टैक्स का पेपर भी दे सकते। तो सर हम फिर यूके टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? तो भाई क्योंकि पाकिस्तानी टैक्स का जो एसीसी सिलेबस है वो यहाँ कोई ना पढ़ाता है ना कोई इसको पढ़ता है। ऑल्दो एसीसी ने ऑप्शन दिया हुआ है कि एसीसी टीएक्स का पेपर पीके वेरिएंट का हो सकता है, दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ना तो कोई यहाँ ट्यूटर पढ़ाता है, ना कोई उसका कोई सिलेबस कंटेंट पढ़ने के लिए कोई मेजॉरिटी स्टूडेंट्स। जो ऑल द ऑप्शन इज अवेलेबल, तो ये आपने अपने माइंड में रखना कि कभी भी आप जॉब पे जाओ तो आपसे ये एम्प्लॉयर सवाल पूछे कि यार आपने पाकिस्तानी टैक्स क्यों नहीं दिया, तो बोला सर वो पाकिस्तानी टैक्स एसीसी का पढ़ाने वाला ना कोई ट्यूटर्स है ना मेजॉरिटी बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने यूके टैक्स ही पढ़ाने वाले थे, हमने इसलिए ये वाला पढ़ा और इसको पास किया, राइट। तो हमने यहाँ पे दो चीजें इसके बारे में रखनी है कि एसीसी टीएक्स में यूके वेरिएंट हम पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम बुकिंग के वक्त यूके वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे, प्लस यूके वेरिएंट के अलावा और भी डिफरेंट कंट्रीज के वेरिएंट्स मौजूद है जिसमें पाकिस्तानी वेरिएंट भी है टैक्स का, लेकिन उसको हम नॉर्मली नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उसकी कोई मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते नहीं। इस स्लाइड पे रहते हुए दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने क्विकली डिस्कस की हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड डू आस्क एनी क्यूरीज फ्रॉम मी। अगर सब ओके तो जरा ओके बोल दें, सब क्लियर है भाई यहाँ पे? गुड इनफ। फिर उसके बाद हमने पेपर फॉर्मेट की बात की थी। जो बच्चे F7 दे चुके हैं उन्हें मैं एक आसानी से उनको समझा देता हूँ। मेजॉरिटी तो F7 देकर आती है ना F6 में। F7 में और F6 में सेक्शन ए में कोई फर्क नहीं है, सेक्शन बी में क्वेश्चंस की हद तक कोई फर्क नहीं है। 3 सिनेरियोज आते हैं, यहाँ भी 3 सिनेरियोज आते हैं। लेकिन टेक्स्ट की अच्छी बात यह है, एफआर के ये जो सेक्शन बी के सिनेरियोज हैं ये हमें नहीं पता कहां से आते हैं, लेकिन टीएक्स के इन सिनेरियोज का हमें पता है कि किस किस टॉपिक से आए। एफआर में सेक्शन बी के सिनेरियोज ओपन होते हैं, किसी भी आईएफआरएस आईएएस से आ जाते हैं, लेकिन टैक्सेशन में सेक्शन बी का एक सिनेरियो आएगा सीडीडी से, सेक्शन बी का एक सिनेरियो आएगा आपका आईएसटी से, और सेक्शन बी का एक सिनेरियो आएगा आपके पास वैल्यू एडेड टैक्स। ये 3 कंफर्म्ड एरियाज है, इसके अलावा फोर्थ कोई एरिया नहीं है जो सेक्शन बी में टेस्ट किया है। इस तरीके से आपका ये सेक्शन बी आता है। इसके अलावा सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो यहां भी डिफाइंड एरियाज है। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आएगा इनकम टैक्स से, एक आएगा कॉर्पोरेशन टैक्स से, और एक आपके पास आएगा टैक्स प्लानिंग। अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको याद करवाऊं कि टोटल मार्क्स हमें 40 मार्क्स सेक्शन सी के दिए हुए हैं। कैन यू प्लीज इसमें अगर किसी को याद हो कि ये इनकम टैक्स का सवाल कितने मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का आता है। कॉर्पोरेशन टैक्स का क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का आता है। और ये टैक्स प्लानिंग का सवाल कितने मार्क्स है? यकीनन जब भी तो इस तरीके से आपके 40 मार्क्स पूरे होते हैं। तो 30 मार्क्स का है सेक्शन ए, 30 मार्क्स सेक्शन बी एंड 40 मार्क्स सेक्शन सी। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर पूरा हो जाता है। पास करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? और हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। हमें 50 के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए या कुछ अच्छे मार्क्स के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए? भाई टैक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें मैं किसी और की एग्जांपल क्यों दूं, अब मेरे पास अपनी एग्जांपल है। दिसंबर 23 में वन ऑफ आवर स्टूडेंट स्कोर्ड 100% मार्क्स। दिसंबर 2023 के हमारे यही इन्हीं क्लास में बैठ के पढ़ने वाले एक बच्चे के टैक्स में पूरे 100 मार्क्स आए। 2003 ईयर में हमारे स्टूडेंट के 8 स्टूडेंट्स की पूरे साल में पोजीशंस आई थी, डिफरेंट पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड, दूसरे कंट्रीज। वो भी हमसे पढ़ते हैं, आप जैसे ही होते हैं, तो आप भी हमसे पढ़ रहे हो, उन जैसे ही हो, तो आप भी कुछ बड़ा करने के लिए सोचो, पढ़ो। और टैक्स एक ऐसी चीज है, ये कोई भी स्किल्स का शायद ये पहला पेपर था जिसमें कभी किसी के फुल मार्क्स आए हो इन दी एसीसी हिस्ट्री। 123 124 इयर्स से मैंने स्किल्स के पेपर में कभी इस तरह के मार्क्स नहीं देखे थे जो टैक्स में मैंने अपने स्टूडेंट के देखे, पूरे 100 नंबर। तो आप एक्यूरेसी का लेवल चेक, मार्क्स ज्यादा आने का मतलब ये होता है कि आपको उतनी चीजें एक्यूरेटली पता है, सही से पता है। अगर एक जहाज उड़ाने का और जहाज उतारने का पेपर है, 50 सवाल आएंगे जहाज को हवा में ले जाने के लिए, 50 सवाल आएंगे जहाज को वापसी जमीन पे उतारने के लिए।
आपने थियोरेटिकली जहाज उड़ाने के सारे सवाल सही कर लिए, पेपर तो पास कर लिया, जहाज में भी बैठ गए, उड़ा भी लिया, अब उतार लो नीचे, है उतरेगा या क्रैश होएगा? क्यों? आप तो पेपर पास करके आए थे, तो भाई एक्यूरेसी नहीं थी ना। तो जितने भी मार्क्स, देखो मार्क्स अच्छे आने का मतलब ये होता है कि आप उतना एक्यूरेटली, आपको चीजें पता है, उतनी सही से चीजें आपको पता है, तो आपने अपनी एक्यूरेसी पे भी काम कर, सही है इंशाल्लाह। ये हमारे पास पेपर फॉर्मेट के बाद आपने डिफरेंट तरह की टैक्स रेट्स देखिए, टाइप्स ऑफ टैक्स रेट, टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखी होंगी, जिसमें मेजरली 5 तरह के टैक्स टाइप्स थी। पहला है कैपिटल गेन्स टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। 1 2 3 4 5, ये 5 मेन टाइप्स है टैक्सेस की। इनमें हर एक के नाम में भी टैक्स आ रहा है। इनहेरिटेंस टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। लेकिन एक ऐसी टाइप्स ऑफ टैक्स है जिसमें टैक्स का नाम नहीं आ रहा। ये क्या चीज है? नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। यूके में अगर आप अर्निंग करते हो ना, तो टैक्सेस देने के साथ साथ आपको एनआईसीज भी देने पड़ते। टैक्स भी एक लायबिलिटी है, एनआईसी भी एक लायबिलिटी है। बाकी टैक्सेस नाम से टैक्सेस है, ये एनआईसी इसके नाम में कहीं टैक्स नहीं है, लेकिन ये भी टैक्स लायबिलिटी है जो आपने पे करने होते, राइट। फिर यहाँ पे आपने डिसाइड किया था कि कुछ तरह के टैक्सेस कैपिटल होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, कुछ डायरेक्ट नेचर के होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। जो चीजें आपकी डिस्कस हो चुकी, मैं उनको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं जस्ट एक रिकैप दे रहा हूं। यूके टैक्स अथॉरिटी का नाम एचएमआरसी है। बोले तो हिज मैजेस्टी क्वीन की डेथ कितने साल पहले हुई? अभी 1 1.5 साल पहले हुई ना। उससे पहले ये था हर मैजेस्टी। आफ्टर क्वींस डेथ इसका नाम क्या हो गया? हिज मैजेस्टी, राइट। पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटी का नाम क्या है? पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटी का नाम आप बता रहे हैं, एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एफबीआर की नहीं है, सिर्फ एचएमआरसी की है। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? मैंने बोला कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एफबीआर की नहीं है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एचएमआरसी की है। ये मैंने सही बात बोली गलत बात बोली? ये मैंने गलत बात बोली। ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये किसी भी कंट्री की जो टैक्स बॉडी होगी, ये सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो बेशक एफबीआर हो, वो बेशक एचएमआरसी हो, या दुनिया के किसी भी कंट्री की कुछ टैक्स अथॉरिटी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। याद तक क्लियर है? तो ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एचएमआरसी की नहीं है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर उस टैक्स गवर्निंग बॉडी की है जो जिस कंट्री में ऑपरेट करे। इसके बाद आपने 2 टर्म्स सीखी थी, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। इवेजन निकला इवेड से, इवेड का मतलब होता है छुपाना। कोई भी काम करने के 2 तरीके, एक लीगल तरीका, एक इलीगल तरीका। मैं चाह रहा हूं कि मेरा टैक्स कम बने, मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। ऑब्जेक्टिव सेट किया हमने, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स को कम करना। अब टैक्स को कम करने के 2 तरीके हैं, या तो लीगल तरीके से कम करो, या अगर लीगल तरीके से कम करूंगा तो वो क्या होगा? अवॉइडेंस को प्लानिंग भी कहते हैं, अवॉइडेंस को प्लानिंग भी कहते हैं। और अगर गैर कानूनी तरीके से करूंगा तो वो क्या होगा? इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब टैक्स प्लानिंग करना। प्लानिंग वहां पे की जाती है जहां पे 1 2 3 ऑप्शंस मौजूद हो। ये 1 2 3 4 तरह के ऑप्शंस हमें कौन दे रहा होगा? हम खुद बना रहे होंगे या लॉ दे रहा होगा? आवाज नहीं आई। लॉ दे रहा होगा यकीनन 3 4 तरह के ऑप्शंस। उन ऑप्शंस में जो ऑप्शन मेरी फेवर में आ रहा है, मैंने उसको ऑप्ट कर लिया, मैंने उसको डिसाइड कर लिया, मैंने उसको फॉलो कर लिया। तो ऐसा काम करना इस टर्म्ड एज टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कम होगी, लेकिन ये विद इन लॉज रहते हुए मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम किया। लेकिन अगर मैं जानबूझ के कहीं पे अपनी इनकम ही शो नहीं करूं, जुगाड़ कर दूं, कहीं से पैसा आया वही ना दिखाऊं, तो ये सारे काम करके भी मेरी टैक्स लायबिलिटी ने कम होना है, लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से होना है, टैक्स इवेजन। इस पूरी स्लाइड से 2 मार्क्स के लिए सेक्शन ए में पूछता है सवाल। इवेजन और अवॉइडेंस के बारे में एग्जामिनर पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस।
या पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस। सो क्वेश्चन किसी भी तरह का एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन यहाँ पे स्लाइड पे 2 मार्क्स आपके पक्के। तो ये जो चीजें मैं आपको सिर्फ जबानी बता रहा हूँ, आपने अपने पास लिखनी है कहीं ना कहीं, या आपने वर्थ चेक करनी कि भाई 100 में से 2 मार्क्स कहीं ना कहीं इसके आते हैं, बाकी बात रहेगी 98 मार्क्स की। ये चीजें आपके अपने माइंड में होनी चाहिए कि भाई ये इस तरह की चीजें आती एग्जाम, राइट। अच्छा, आगे हम बात करें, अगर एक स्लाइड मेरे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहेवियर ऑफ टैक्स रेट्स। मैं इसको थोड़ी देर के लिए वापसी आऊंगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से हम अपनी आज की एक्चुअल डिस्कशन स्टार्ट करें। सो सारे बच्चे अब जरा बिल्कुल होशो हवास के साथ मेरे साथ रहिएगा। अब हम जरा अपनी डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग आते हुए फोटो कॉपियर से पूछ कर आए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप ले लीजिएगा। आज के दिन में अगर आप नहीं भी मिले तो हमारा काम चल जाएगा। आप सिर्फ फोकस रहिएगा, मेरे साथ देखिएगा चीजों। जो नोट्स आपको मिलेंगे उससे फायदा ये होगा कि आपको फिर ये रजिस्टर्ड अलग से लाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो नोट्स ही बुकलेट फॉर्म में है, उसी में सवाल है, उसी में जवाब है, उसी में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, उसी में लिखना लिखाना है, जीना होगा मरना होगा उसी नोट्स में होगा। आपको अलग से ये रजिस्टर वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप अपने नोट्स अपने पास लेकर रहेगा। कॉपियर के पास अपडेटेड नोट्स मौजूद है। आपको नोट्स के टाइटल पे भी फाइनेंस 24 नजर आएगा, राइट। अच्छा देखिए, 5 तरह की टाइप्स ऑफ टैक्सेस आपने उस दिन देखी थी, जिसको हमने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे नाम लिया। एक है हमारे पास कैपिटल गेन्स टैक्स, एक है इनहेरिटेंस टैक्स, एक है वैल्यू एडिड टैक्स। 3 हो गए। फोर्थ है इनकम टैक्स, फिफ्थ है कॉर्पोरेशन टैक्स। मैं यहाँ पे 3 की बात नहीं कर रहा शुरू के, जो सेक्शन बी वाले में उनकी बात नहीं कर रहा। मैं वैट, आईएसटी, सीडीडी की बात नहीं कर रहा, ये तीनों सेक्शन बी में आते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। मैं भी सिर्फ 2 की बाकियों की बात कर रहा हूं, एक इनकम टैक्स है, दूसरा कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन टैक्स अपने नाम से बता रहा है कि टैक्सेस ऑफ द कंपनी। कॉर्पोरेशन मींस कंपनी, कॉर्पोरेशन टैक्स मींस कंपनी के टैक्सेस। तो हमें याद रखना है कॉर्पोरेशन टैक्स किसे कहा जाता है, कंपनी के टैक्सेस। इनकम टैक्स, तो जो कंपनी के टैक्सेस हो गए वो कॉर्पोरेशन में चले गए। कंपनीज के अलावा देखो, पर्सन 2 तरह के होते हैं। F4 पढ़ा ना मेजॉरिटी लोगों ने। पर्सन की डेफिनेशन में एक तो आप और मैं पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है, वो क्या होती है, कंपनी। तो अगर मैं पर्संस की टैक्सेशन की बात करूं, तो उसमें जो आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, उसकी टैक्सेशन होती है कॉर्पोरेशन टैक्स। जो एक्चुअल पर्सन है, पर्सन आप और मैं जिंदा इंसान, हमारी टैक्सेशन के लिए क्या टर्म यूज होता है, इनकम टैक्स। क्या टर्म यूज होता है, पर्सनल टैक्स। पर्सनल टैक्स या इनकम टैक्स किसे कहा जाता है, इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेशन। ये हमारे पास, हमें इसका रेफरेंस याद होना चाहिए। अफेक्टिवली ये एरिया हमारे पास सेक्शन सी में आता है। सेक्शन सी में कितने मार्क्स के लिए आता है, हमने वहां पे मार्क किया था, 15 मार्क्स के लिए आता है। और 50 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जिसको क्या नाम दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, प्लस 2 to 4 क्वेश्चंस इन सेक्शन है। तो अगर आपको इनकम टैक्स की वेटेज पता करनी हो ना एग्जाम में कितने मार्क्स का है, तो बताओ कितने मार्क्स का होगा। 15 तो ये कंफर्म हो गए सेक्शन सी में। अगर 2 सवाल आ गए सेक्शन सी में, सेक्शन ए में, तो 4 मार्क्स यहाँ पे हो गए, 19 हो गए। अगर 4 सवाल आ गए तो फिर 15 में 8 ऐड कर दो, 23। ये ओवरऑल पेपर वेटेज है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट एरिया इन टैक्सेशन। आज किस दिन पे खड़े होके मैंने इनकम टैक्स का नाम लिया आपके सामने, आज क्या डेट है, 18 ना। 1 महीने तक हमारा इनकम टैक्स ही चलता रहेगा। जब इनकम टैक्स होगा तो समझो आपका 55% एरिया ऑफ द सिलेबस भी हो जाए। मैं आपको सिर्फ इसकी वर्थ समझा रहा हूं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसकी वर्थ है 19 to 23 मार्क्स। पढ़ने के लिहाज से अगर आज 2 महीने का कोर्स है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें 1 महीना आपका इनकम टैक्स पे जाएगा। जैसे इनकम टैक्स एंड होगा आपका 55% एरिया ऑफ द सिलेबस भी कवर हो। इनकम टैक्स में आप जो भी पढ़ने जाओगे ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड एरियाज है। आपने कोई क्लास स्किप नहीं करनी, किसी क्लास में छुट्टी नहीं मारनी, ताकि आपका एक पूरा फ्लो में इनकम टैक्स आपका अच्छे से चलता है।
इनकम टैक्स कहा जाता है एक इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन। आप मैं यूके में है, हम जॉब्स कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हम 10 तरह से पैसा कमा रहे हैं। जो भी पैसा हम कमा रहे हैं यूके में, उस पर हमने टैक्स देना है। हम कौन है? इंडिविजुअल पर्सन। हमने टैक्स देना है, तो हमारे दिए गए टैक्स को क्या नाम दिया जाएगा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए हम एक टर्म यूज करेंगे। इनकम टैक्स के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? फिस्कल ईयर का। इनकम टैक्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे फिस्कल ईयर का या टैक्स ईयर का। फिस्कल ईयर बोल लो या टैक्स ईयर बोल लो। पाकिस्तान का भी एक टैक्स ईयर है, पाकिस्तान का भी एक फिस्कल ईयर है। किस दिन से स्टार्ट होता है? 1 जुलाई से अगले साल 30 जून। यूके का फिस्कल ईयर है, और यूके का फिस्कल ईयर किस दिन से स्टार्ट होता है? 6 अप्रैल से, और किस दिन तक जाता है? 5 अप्रैल। मैं अभी ईयर की बात नहीं कर रहा, 2 मिनट के लिए ईयर को भूल जाओ। मैंने कहा पाकिस्तान का टैक्स ईयर है। आपने कहा जी कौन सी डेट से स्टार्ट होता है? जुलाई से स्टार्ट होता है, अगले साल 30 जून। यूके का टैक्स ईयर है, यूके का फिस्कल ईयर है, किस दिन से स्टार्ट होता है? 6 अप्रैल से, अगले साल कहां तक जाता है? 5 अप्रैल। हमारे लिए कौन सा फिस्कल ईयर रेलिवेंट है? 24-25। हम अपनी इनकम टैक्स की सारी कंप्यूटेशन इस फिस्कल ईयर के लिए पढ़ेंगे, जिस फिस्कल ईयर का नाम है फिस्कल ईयर 24-25। ये फिस्कल ईयर हमारे लिए स्टार्ट होगा 6 अप्रैल 24 को, और एंड होगा 5 अप्रैल 25। तो अगर आपसे को बोले तो सर आपने तो बताया था कि वो फाइनेंस एक्ट है 24। जी बिल्कुल सही कहा था। अब अगली बात सुनो, हमारे लिए रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट कौन सा है? फाइनेंस एक्ट 24। इस फाइनेंस एक्ट में इंडिविजुअल पर्संस के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? फिस्कल ईयर का। दोबारा से, हमारे लिए रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट 24 तो है। इस फाइनेंस एक्ट में इंडिविजुअल पर्संस के लिए फिस्कल ईयर का वर्ड यूज किया जाता है। तो हमारे लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर कौन सा हुआ? 24-25। स्टार्ट डेट इज 6 अप्रैल 24, एंड्स ऑन 5 अप्रैल 25। और इसके आगे एक पॉइंट लिखा है कि दिस फिस्कल ईयर is relevant to those who are taking TX UK exam in the period from June 25 to March 26. Please copy this information. So we talked that in income tax means एक individual person की tax computation को income tax कहा जाता है, personal tax कहा जाता है। फाइनेंस एक्ट 24 में रहते हुए इंडिविजुअल पर्सन के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो फिस्कल ईयर है। हमारे लिए फिस्कल ईयर 24-25 रेलिवेंट है, जो कि स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 24 से 5 अप्रैल 25 तक जाता है। तो जहां कहीं भी हमारे पेपर में इनकम टैक्स कंप्यूटेशन आएंगी, ये फिस्कल ईयर आएगा, तो ये डेट रेलिवेंट हो जाएंगी। तो ये डेट हमारे माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए। हम इनकम टैक्सेस में जितनी भी कंप्यूटेशन सीखेंगे वो 6 अप्रैल 24 से 5 अप्रैल 25 तक की सीखेंगे। अब एक माइंड में आपके सवाल चल रहा होगा, सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये डेट तो मेजॉरिटी टाइम तो गुजर चुका है। समझो आज की इस डेट पे हम खड़े हुए, आज की क्या डेट है? 18 मार्च 25। समझो आज हम यहां पे तकरीबन खड़े हुए। अक्सर बच्चों के माइंड में ये सवाल आते हैं, और आना भी चाहिए, फॉर क्लैरिटी पर्पसेस आपके दिमाग में आना चाहिए। सर आज वैसे हम तकरीबन यहाँ पे खड़े हुए हैं, आज की डेट है 18
मार्च 25, और ये फिस्कल ईयर एंड होने में कुछ टाइम रह गया है आज की डेट से देखा जाए। और आपके पास जो अगला सेशन आएगा, अगले बैच के बच्चे आएंगे, वो जब ये पढ़ रहे होंगे, वो तो इसके बाद की डेट होगी जब ये डेट पूरी तरह से गुजर चुकी होगी, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 24 तो मार्च 26 तक के बच्चों ने पढ़ना है ना, तो ये डेट तो इन एक्चुअल वैसी पूरी गुजर चुकी होगी। तो याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी जब टैक्स का पेपर पढ़ा जाता है किसी भी कंट्री का, तो हमेशा एक साल पीछे का पढ़ा जाता है। आज प्रैक्टिकली दूसरा फाइनेंस एक्ट चल रहा है वहां पे यूके में, लेकिन पढ़ने के लिहाज से हमेशा एक वाला पीछे का ही पढ़ा जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल में गुजर चुका हो उसके बारे में पढ़ा जाता है। जो चल रहा होता है उसमें तो चेंज आ रहा होता है डे बाय डे, उसमें तो डेली डेली लॉ में चेंज आ रहा होता है, तो उसको थोड़ी पढ़ा जाता है। पढ़ने के लिए हमेशा एक पुराना फिस्कल ईयर पढ़ा जाता है जो ऑलरेडी गुजर चुका, जिसकी तमाम चीजें सेटल हो चुकी। याद रख, सही है जी। तो ये हम इररिस्पेक्टिव के यूके में प्रैक्टिकली कौन सा फिस्कल ईयर चल रहा होगा, हमें ये याद रखना है कि हमारा टैक्स का पेपर फिस्कल ईयर 23, 24, 25 के मुताबिक होगा। हमारे लिए रेलिवेंट डेट्स होंगे 6 अप्रैल 24 टू 5 अप्रैल 25, और ये डेट्स उन तमाम बच्चों के लिए रेलिवेंट होगी जो जून 25 से मार्च 26 के दरमियान कभी भी अपना पेपर। अब अगली चीज सुने, अब हमने कहा हम इनकम टैक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम इनकम टैक्स कंप्यूटेशन सीखेंगे कि एक यूके में रहने वाला बंदा जब अपना टैक्स कंप्यूट करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड स्टेप्स है। तो वही हेडिंग मेरे पास आ गई। हमने कहा इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्स या टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, हम देखेंगे कि टैक्स लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट होती। किसी भी पर्सन का टैक्स कंप्यूट करने के लिए आप थोड़ी देर खुद को अज्यूम कर लो कि यू आर इन यूके और आप डिफरेंट तरह से वहां पे अर्निंग्स कर रहे हो। आपने अपना टैक्स कंप्यूट करना है कि आपका यूके में अर्निंग करने की वजह से कितना टैक्स बना। तो इस पूरे चक्कर के लिए सबसे पहले आपको अपने, क्या लिखा जरा जोर से बोले, सोर्सेज ऑफ इनकम पता होने चाहिए। कीप रिमेंबर, एक इंडिविजुअल पर्सन को अपना टैक्स कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में जानना है। और किसी भी पर्सन के मैक्सिमम 6 तरह के लेजिटिमेट सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। लेजिटिमेट बोले तो लीगल, सही वाले, गैर कानूनी ना हो। तो किसी भी पर्सन के 6 तरह के सोर्सेज, लेजिटिमेट सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। हम इसको अपने लाइफ साइकिल से सीखते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, जब हम छोटे बच्चे क्यों नहीं होते, हम जब देखते हैं यार हमारे पेरेंट्स ने प्रॉपर्टीज रेंट पे दी हुई है, उनको एक पैसा मिलता है। कौन सा पैसा होता है वो? रेंटल इनकम। प्रॉपर्टी इनकम को बोलेंगे तो, लेकिन वो कौन सी इनकम होगी? रेंटल इनकम। फिर हमें पता चला कि भाई ठीक है जी, एक सोर्स हो गया प्रॉपर्टी इनकम। दूसरा क्या हो सकता है? आपने एसीसीए किया, F9 के बाद शौक हुआ चलो भाई फर्म ज्वाइन करते हैं, कुछ एम्प्लॉयर ज्वाइन करते हैं, कुछ वर्क एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं। आपने एसीसीए करने के साथ साथ एक नौकरी भी शुरू कर दी, आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आना शुरू हो गया। वो कौन सा इनकम है आपका? एम्प्लॉयमेंट इनकम। प्रॉपर्टी इनकम हमने किसको नाम दिया था? कि ऐसी इनकम जो लैंड बिल्डिंग को रेंट पे दे के आए, दैट्स प्रॉपर्टी इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम किसको नाम दिया? ऐसी इनकम जो जॉब सैलरी की वजह से मिले, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम। फिर आपने बोला यार बाबा हालात खराब है, शादी भी करनी, आगे पैसे जमा करने हैं, या बोला कि यार शाम में फारिग वक्त होता है, ऑफिस के बाद भी कुछ करना है, दोस्तों के साथ मिलकर प्लान किया था कि भाई सिर्फ पढ़ाई के हद तक दोस्त नहीं रहेंगे, पढ़ाई हो भी जाएगी तब भी साथ रहेंगे, तब उनको अपने साथ जोड़ना है। तो ऐसा करते हैं, काम कारोबार भी शुरू करते हैं, पार्ट टाइम धंधा करते हैं शाम में, वहां से भी आपको इनकम आना शुरू। तो आपका कौन सा सोर्स ऑफ इनकम होगा? ट्रेडिंग। अब ये बेशक फुल टाइम ट्रेडिंग हो या पार्ट टाइम ट्रेडिंग हो, इफ यू आर गेटिंग इनकम फ्रॉम योर बिजनेस, सो दैट इज अ ट्रेडिंग इनकम और द बिजनेस। तो 3 सोर्सेज हो, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम। फिर आपने कुछ पढ़ा था एफएम में, या आपने F2 लेवल पे भी पढ़ा होता कि भाई डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है। सही है, बैंक में फिक्स अकाउंट में पैसे रखवा दो तो वहां से सूद मिलेगा, वो खा लेना। सही है, या कहीं और बैंक, आपके कंपनी लोन नोट्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर लो, डिबेंचर्स कहते हैं। ऑल्दो मैं भी इसकी वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जिक्र नहीं करूंगा कि ये आपकी वो हलाल इनकम है या हराम इनकम है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट इनकम, राइट? तो हमें डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स करके इंटरेस्ट मिलता है, और कुछ और तरह की इन्वेस्टमेंट्स करके डिविडेंड मिलता है। वो दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होगी? शेयर्स इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट्स या तो लोन नोट्स में होती हैं,
बैंक्स में होती है, लेकिन इन सोर्सेज से मिलने वाला रिटर्न आपका इंटरेस्ट इनकम होता है। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट आपकी शेयर्स में हो तो वहां से मिलने वाला रिटर्न आपका डिविडेंड इनकम। तो आपने कहा कि भाई दो मजीद मुझे सोर्सेज पता चल गए, एक है इंटरेस्ट इनकम और एक है डिविडेंड इनकम। 5 हो गए, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड। फिर एक ये जाती है कि आपको एम्प्लॉयर भी कहता है पापा घर चले जाओ, बहुत काम कर लिया आपने, अब घर में बैठ जाओ, हम आपको तब भी पैसे देंगे। गवर्नमेंट की भी एक रिटायरमेंट एज होती है, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ अर्निंग्स आती रहती है। सो दैट इज योर बेसिकली द पेंशनिंग। तो एक किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के मैक्सिमम पूरी जिंदगी में 6 सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते। हमने इनकम टैक्स निकाला इस फिस्कल ईयर 24-25 में। फिस्कल ईयर 24-25 6 अप्रैल 24 को स्टार्ट हुआ, 5 अप्रैल 25 तक गया। इस पूरे साल में पर्सन का टैक्स कितना बनता है, सबसे पहले उसके तमाम तरह के सोर्सेस को आपने जानना है। और जितने भी सोर्सेस है इनको लिख के एक साथ ऐड कर लो, इन सबको लिख के एक साथ ऐड कर लो और कहां पे आ जाओ आप अपने पास, टोटल इनकम। ये टोटल इनकम आ गई आपके पास। अब एक चीज समझो, क्या हर सोर्स पे हमने अलग अलग टैक्स कंप्यूट किया या सबको एक साथ एडअप करवाया जा रहा है? तो ऐसा आपने हमेशा करना। इनकम टैक्सेस में हर सोर्स पे अलग अलग टैक्स नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉपर्टी इनकम पे अलग टैक्स निकल रहा है, एम्प्लॉयमेंट इनकम पे अलग टैक्सेशन हो रही है, थर्ड पे अलग टैक्सेशन हो रही है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक फिस्कल ईयर में एक इंडिविजुअल पर्सन को जितने भी तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम मिले होंगे, सबको एडअप करवा लो, टोटल इनकम तक चले। अब अक्सर बच्चे यहां भी फड्डा डाल लेते हैं, सर सवाल में तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी और एम्प्लॉयमेंट दिया गया, बाकी 4 कहां है? तो भाई जितने दिए गए उतने लिख लो ना यार, झगड़ा नहीं करना है, जितने दिए गए हैं उतने लिख लो। अगर एक सोर्स मिला है तो एक लिख दो, अगर 6 के 6 सोर्सेस है तो 6 लिख लो। तो ऐसा कोई कसम नहीं है कि एक पर्सन के हमेशा 6 सोर्सेस ही हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि मिस्टर ए इज हैविंग अ जॉब, कुछ और नहीं बताया हुआ, तो उसका एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, वो दैट वुड बी, फॉर एग्जांपल लिखा है कि यू रेंटेड प्रॉपर्टीज इन द फिस्कल ईयर एंड आल्सो हैविंग अ बिजनेस, तो आपकी प्रॉपर्टी इनकम होगी और आपका ट्रेडिंग इनकम होगा। लेट्स से लिखा है कि मिस्टर साद इज हैविंग अ जॉब प्लस ही हैज इन्वेस्टेड इन समवेयर इन शेयर्स एंड बैंक डिपॉजिट्स, तो उसके कितने सोर्सेज होंगे? 3। जॉब है तो एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी पर्सन के 6 के सोर्सेज दिए हो, ऐसा भी पॉसिबल है किसी का 1 दिया हो, 2 दिए हो, 4 सोर्सेज दिए हो। जितने जो सोर्सेज ऑफ इनकम दिए, इन सबको लिख के टोटल इनकम तक आ जाओ। यहाँ तक आ गए सारे लोग? या आप अपने पास कॉपी भी करते जाए, जल्दी कॉपी करते जाए, फिर मैं आगे बढ़। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूं, बीइंग माय फर्स्ट क्लास टुडे आई वुड नॉट बी टेकिंग इट टू 5:30, मैं 4:30 पे एंड कर दूं। सो अगर आपको कोई रिसीव करने आना चाहे तो आप उसको बता दीजिएगा टाइम। आई वुड बी एंडिंग इट ऑन 4:30। क्या बिल्कुल लेमैन बेसिक एग्जांपल दूं, आपके एक लिमिटेड अमाउंट तक विड्रॉ करने पे आपके कोई पैसे नहीं कटते अगर आप फाइलर हो तो। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हो तो अगर आप उतनी अमाउंट विड्रॉ कर लो तो आपके बैंक से एक्स्ट्रा पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजों में, राइट, ये फायदे होते हैं फाइलर और नॉन फाइलर होने के। फर्क आता है, मैं आपको बताऊं कि बात अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, अगर तो बात लाखों में भी चली जाती है।
इसका डायरेक्ट फायदा आपके फाइलर या नॉन फाइलर से लिंक नहीं है। फाइलर या नॉन फाइलर का मेनली ताल्लुक होता है जब आप विद इन कंट्री ट्रांजेक्शन, जो आप दूसरी ट्रांजेक्शन की बात करते हैं एफडी चार्जेस लगते हैं जो लगे नहीं है हमेशा, वो सही है। ऑलराइट, तो अगर हम आगे देखें, हमने कहा कि एक पर्सन के जितने भी एक फिस्कल ईयर में सोर्सेज ऑफ इनकम मिले, हमने सबको एडअप कर लिया। सबको एडअप करने के बाद वी गेट द टोटल इनकम, और इस टोटल इनकम में से फिर एक चीज आपको माइनस होती हुई दिखाई दे रही है। इस टोटल इनकम से जरा जोर से बोलना, क्या चीज माइनस हो रही है? पर्सनल अलाउंस को हम एक नया नाम भी देते हैं, हम कहते हैं ये पर्सनल अलाउंस बेसिकली एक टैक्स फ्री इनकम है। ये पर्सनल अलाउंस क्या चीज है भाई? एक टैक्स फ्री इनकम है। ये आप और अपने लिए मैंने लिखा, ये ऑफिशियल टर्म नहीं है, ये हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा कि पर्सनल अलाउंस एक तरह की टैक्स फ्री इनकम है, जो यूके टैक्स अथॉरिटी एचएमआरसी ने उसने बोला कि एक बंदे ने पूरे साल में जो भी जितना पैसा कमाया, जो भी इसकी टोटल इनकम है, इसमें से हम इसको एक कुछ अमाउंट छोड़ देते हैं जिसपे हम कोई टैक्स नहीं लगा। जो अमाउंट छोड़ दी जाती है, जो टैक्स फ्री इनकम होती है, उसको किस नाम से लिखा जाता है? पर्सनल अलाउंस के नाम से लिखा जाता है। और पर्सनल अलाउंस, ये मैंने नहीं आपको अमाउंट बताई, ये अमाउंट हमें किसने बताई है? एचएमआरसी ने। हम किसकी गाइडेंस के मुताबिक सारा काम कर रहे हैं? तो भाई ये जो पर्सनल अलाउंस की अमाउंट है 12570, ये एचएमआरसी ने बताई है। किस फिस्कल ईयर के लिए बताई है? 24-25 के लिए। तो प्लीज ये भी मेंशन कीजिएगा, पर्सनल अलाउंस की अमाउंट इज फिक्स, दैट इज 12570, एंड दिस अमाउंट इज फिक्स फॉर द फिस्कल ईयर 24-25। तो टोटल इनकम से पर्सनल अलाउंस माइनस किया गया, and personal allowance amount is 12570 for the fiscal year 24-25, and resultingly we are getting the taxable income. फाइनली हम उस इनकम पे आगे जिस पे टैक्स लगना है। टैक्सेबल इनकम का मतलब नाम से समझो, टैक्सेबल इनकम इज दैट इनकम on which the tax rates will be multiplied for finding the tax liabilities. Taxable income is that income on which the tax rates will be multiplied to find what? Income tax liabilities. तो हमने कहा अब हम इनकम टैक्सेस का ये एक ब्रॉडर व्यू मैंने आपको दे दिया। इसके अंदर निटिग्रिटीज क्या है कि प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होगी, अलग चीज सीखेंगे। एम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है, ट्रेडिंग इनकम कैसे निकलती है, इंटरेस्ट डिविडेंड कैसे फाइंड होते हैं, ये हम अलग अलग सीखते रहेंगे। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर हमें पता चल गई कि इनकम टैक्स में रहते हुए हम तमाम तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम एक पर्सन के ऐड करेंगे, एडअप करने के बाद टोटल तक जाएंगे, पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम तक आएंगे, और इस टैक्सेबल इनकम पे, इस टैक्सेबल इनकम पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इनकम टैक्स रेट्स। तो क्या फाइंड करने के लिए काम करेंगे? इनकम टैक्स लायबिलिटी। मैंने स्टेरिक साइन दिया कि ऑन दिस टैक्सेबल इनकम वी शैल बी मल्टीप्लाइंग द इनकम टैक्स रेट्स टू फाइंड द इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो जहां आप कॉपी करें वहां पे आप इस अमाउंट को सर्किल करके लिख सकते हैं कि इस अमाउंट पे हम मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट्स, इस अमाउंट पे मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट, तो आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी आएगी। सो यू कैन कॉपी फॉर योर रेफरेंस इन योर वे कि दिस अमाउंट इज अ टैक्सेबल इनकम on which the tax rate will be multiplied to get the income tax liability. अच्छा, ब्रॉडर पिक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा ठीक है जी, टोटल इनकम फाइंड करने के लिए तमाम सोर्सेज को एडअप करवाया, तमाम तरह के सोर्सेज को एडअप करवाने के बाद टोटल इनकम पता चली, जिसमें से पर्सनल अलाउंस को माइनस किया, पर्सनल अलाउंस को माइनस किया तो फाइनली वी गॉट द टैक्सेबल इनकम, एंड ऑन दिस टैक्सेबल इनकम द टैक्स रेट्स विल बी मल्टीप्लाइड टू गेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े तो पता चला कि भाई तीन तरह के टैक्स रेट्स हैं यूके में। एक इंडिविजुअल पर्सन यूके में तीन तरह के रेट्स पे टैक्स देता है। वो परसेंटेजेस कितनी है? 20, 40 और 45%। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक गरीब बंदा जो 45% का टैक्स देता है, इसका मतलब ये होगा वो 100 रुपया कमाता है, 45 रुपए टैक्स में चले जाते हैं। ऐसा ही है ना?
तो यूके में एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन 3 तरह के टैक्स रेट्स पे टैक्स दे सकता है। वो टैक्स रेट परसेंटेज टर्म्स में 20% है, 40% है और 45%। अब इधर गौर करना, 20% को क्या बोला गया? बेसिक रेट। और जो 20% पे टैक्स दे रहा होगा उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? मैं उसको बोलूंगा बीआरटीपी, बेसिक रेट टैक्स पेयर। अगर आप यूके में हैं और आप मैक्सिमम 20% तक का टैक्स देते हैं, तो आपका स्टेटस क्या होगा? यू वुड बी बेसिक रेट टैक्स पेयर। अगले वाले का नाम आप रखो जल्दी से। हायर रेट है 40%, और अगर एक बंदा इस रेट पे टैक्स दे रहा है तो वो क्या होगा? HRTP, हायर रेट टैक्स पेयर। मेरे कहने पे नहीं चला, आप चीजें आप खुद एक 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 लाइन लेके उस पर कंटिन्यू कर दिया करो, ये चीजें आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाए। एक पर्सन जो टैक्स का एडिशनल रेट का टैक्स देता है, 45% का टैक्स पेयर है, तो उसका नाम हम क्या रखेंगे? एडिशनल रेट टैक्स पेयर। तो ये स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर हो। तो हम यूके में रहते हुए किसी भी पर्सन का स्टेटस इन तीन में से कोई एक हो सकता है। तीनों हो सकते हैं या तीनों में से कोई एक होगा? कोई एक होगा? नहीं, कोई एक होगा। या तो बंदा मैक्सिमम 40% पे टैक्स दे रहा होगा, तो वो कौन सा स्टेटस होगा? हायर रेट। या मैक्सिमम टैक्स दे रहा होगा 20% पे, बेसिक रेट। और मैक्सिमम अगर दे रहा होगा 45% पे, तो एडिशन। इन तीन में से कोई एक स्टेटस हो सकता है। सही है। अब अगली बात करते हैं कि सर ये 20%, 40%, 45% ये किस हिसाब से लगते हैं? तो दीज आर एप्लीकेबल इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। बैंड का मतलब लिमिट्स कह लें आप। तीन तरह की लिमिट्स हैं। अच्छा, ये आप बोलोगे सर ये इतनी छोटी छोटी बातें, पहले तो पर्सन अलाउंस की अमाउंट, फिर ये रेट, फिर ये लिमिट्स, या अल्लाह हम तो पागल हो जाएंगे इतना सारा कुछ एक साथ माइंड में रखते हुए। तो भाई आपने खुद माइंड में नहीं रखना, ये आपको बहुत सारी चीजें एग्जाम में ऑलरेडी दी गई होती हैं। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस। ये काउंट करना कितने पेज है? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 पेज की इंफॉर्मेशन टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस के नाम से आपके एग्जाम में दी। ये पूरी 5 स्लाइड्स, 5 पेजेस आपके एग्जाम में दिए गए हो। आपकी एग्जाम स्क्रीन चल रही होगी, लेफ्ट हैंड बॉटम पे एक ऑप्शन आ रहा होगा। आपकी पेपर स्क्रीन पे उल्टे हाथ के नीचे साइड में एक ऑप्शन आ रहा होगा। तो वहां पे आप जाएंगे तो टैक्स टेबल्स के नाम से ये 5 पेजेस आपके सामने खुल जाए। तो ये सारी चीजें आपके टैक्स के पेपर में गिवन होती हैं। तो अभी जो मैंने आपको पर्सनल अलाउंस बताया था, ये देखो दिया हुआ है पर्सनल अलाउंस। कितने अमाउंट का? 12570। भूल गया, हम नहीं, एग्जाम में ड्यूरिंग एग्जाम देख सकते। सर आप बता रहे ये टैक्स रेट्स होते हैं 20, 40, 45, ये दिए गए एग्जाम में दिए गए होते हैं। ये इनकी लिमिट्स जो अभी हमने हाईलाइट की वहां पे ये दी गई है। तो ये 5 पेज की इंफॉर्मेशन जो टाइम टू टाइम हम जब जरूरत पड़ेगी हम इसको डिस्कस करेंगे, और मैं हम दिखाते भी जाएंगे आपको साथ साथ में। ये आपके एग्जाम में दी गई होती तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। राइट। इसको अप्लाई करना सीखना है। एजेंडा के ऑब्जेक्टिव के ये अप्लाई कैसे हो? टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट्स लगाने, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट्स लगाने हैं, आईटीएल तक जाना है। ये टैक्स रेट है 3 तरह के, 20, 40 और 45। ये लगेंगे किस तरीके से? दीज आर एप्लीकेबल इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। अगर एक पर्सन की इनकम, नहीं बोलूंगा मैं, क्या चीज बोलूंगा? कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम। टोटल भी नहीं, कौन सी इनकम? अगर एक पर्सन की टैक्सेबल इनकम इस बैंड लिमिट के दरमियान है, अगर ये टैक्सेबल इनकम 37,700 तक है या इससे कम है, तो ऐसा पर्सन कितने परसेंट पे टैक्स देगा? 20%। अगर टैक्सेबल इनकम 37,700 से ज्यादा है और 125,140 के इन बिटवीन है, अब बंदा डायरेक्टली 40% देगा या बैंड्स अप्लाई होने? बैंड्स का मतलब लिमिट्स के मुताबिक चलना है। छोटी सी एग्जांपल यहीं पे समझो। इधर देखिएगा प्लीज तमाम लोग मेरी तरफ, इधर बोर्ड पे
मैंने यहाँ पे अमाउंट रख ली फॉर एग्जाम्पल 40,000। क्विक एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैंने कहा यहाँ टैक्सेबल इनकम है 40,000, दिखने को ये 37,700 से ज्यादा है और इस लिमिट के दरमियान है, ऐसा ही है, तो डायरेक्टली इस पे 40% का टैक्स लगा दिया जाएगा। ये बैंड्स, फॉर्म या लिमिट्स फॉलो नहीं होंगी। अगर हम डायरेक्टली देखें कि भाई 40,000 है, इससे ज्यादा है, चलो डायरेक्टली 40% लगा दो, अगर हम डायरेक्ट होंगे एग्जामिनर भी डायरेक्ट हो जाएगा, सही है, वो हमारा डायरेक्टली क्रॉस कर देगा। जब मैंने आपको कहा ये बैंड लिमिट्स है, तो बैंड लिमिट्स का ताल्लुक और इसका सिस्टम जरा समझो क्या है। आपने कहा भाई 40,000 है, 37,700 से ज्यादा है, लेकिन 125,140 से कम है, तो इस 40,000 को आप ब्रेक करो। आप बोलोगे इसमें से जो 37,700 है, इतनी अमाउंट तक कितने परसेंट पे टैक्स लगेगा? 20% पे। बाकी अमाउंट कितनी बची, बताएगा कोई डिफरेंस जल्दी से? 2300 का बाकी बचा। अब ये 2300 की अमाउंट ऐसी है जो इससे बढ़ गई है, तो इस अमाउंट पे कितना टैक्स लगेगा आपका? 40% टैक्स। ये करेक्ट ट्रीटमेंट है। इसी तरीके से शायद इधर एक ऐसी अमाउंट है कि उसमें से फिर कुछ एक्स अमाउंट पे 45% पे भी टैक्स लग रहा, वो कब लगेगा? जब मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे 40 की बजाय क्या कर दिया, 140, फिर मैंने कहा इसमें से ये अमाउंट तक 20, फिर इस अमाउंट से अगली लिमिट के दरमियान 37,701 से आगे बढ़ो 125,140, इसके दरमियान जो अमाउंट आ रही है उसमें कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 40%। फिर 140 में से 37,700 हटा दो, ये अमाउंट हटा दो, डिफरेंस जो बचा उस डिफरेंस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 45%। अब बेशक ये बंदे के तीनों टैक्स रेट्स मल्टीप्लाई हुए हैं, लेकिन इसका स्टेटस क्या रहेगा? एआरटीपी, एडिशनल रेट टैक्स पेयर, क्योंकि इसका मैक्सिमम टैक्स रेट कहां तक जा रहा है? 45% तक जा रहा है। यहां तक याद रहेगा? तो भाई आप ये बैंड रेट्स कॉपी कर लो। आपने टेंशन नहीं लेनी कि सर अभी हम इसकी एग्जाम्पल कैसे समझे, आपने तो बताया हमें, थोड़ी बात समझ में थोड़ी नहीं हुई। हमारे पास 8 एग्जाम्पल्स हैं सॉल्व करने को, तो पहले जरा इस स्लाइड को कंप्लीट कर लो। टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट्स मल्टीप्लाई होंगे, आईटीआर तक जाना है। टैक्स रेट 3 तरह के होते हैं, 20, 40, 45, विच आर एप्लीकेबल इन द फॉर्म ऑफ बैंड लिमिट्स, और ये बैंड लिमिट्स आपके टैक्स रेट्स और अलाउंसेस में भी गिवन होती हैं। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूं, आप ना ये सारी चीजें हम आपको वैसे इतनी प्रैक्टिस कराएंगे, याद हो जाएंगी आपको, कभी भी इंशाल्लाह यहां से खोल के देखने, हेल्प लेने की जरूरत नहीं हो। इतनी प्रैक्टिस आपकी करवाएंगे कि आपको ये वैसी हैंड्स ऑन हो जाएंगी चीजें। और एग्जाम में अगर आप इस ऑप्शन पे भी जाते तो आपके सेकंड्स यूज होते हैं वहां, आपके सेकंड्स एक्यूमुलेट हो के टाइम बनता है। अगर आप 10 दफा इस इंफॉर्मेशन को वहां से खोलोगे तो इसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा और अपनी रेलिवेंट चीज को ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो हमने कोशिश करनी है कि हर चीज अपने दिमाग में फिक्स कर ले, राइट? आपके सीए आईसीडब्ल्यू के बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जो ओपन बुक पेपर होते हैं। आप फाइनल लेवल के जो सीए या आईसीडब्ल्यू के पेपर्स होते हैं, आप एग्जाम हॉल में बुक्स लेके जा सकते हो, फिर भी पास नहीं होते हो। बहुत सारे बच्चे फिर भी पास नहीं होते, क्यों? क्या ड्यूरिंग एग्जाम बुक्स खोल के देख के ढूंढ किस तरह सॉल्व होता है, या चीजें दिमाग में बिठाओगे वो काम आएंगी? दिमाग में बिठानी चाहिए ना यार, राइट? तो जब तक आप इस पे रिलाई करते रहोगे, चलो यार मैं इन बैंड लिमिट्स को मुंह नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये तो एग्जाम में दी गई होती है, तो ठीक है यही एग्जाम में आपका टाइम जाया करवाएंगी, इनको मेमोराइज कर लो, ज्यादा बेहतर, राइट? डन विद कॉपिंग? ऑल राइट, बी विद मी। एंड पहले एग्जाम्पल है, ज्यादा फोकस समझने पे रखा करें। ये आप नहीं भी आपसे कॉपी होगा तो ये फाइल आपको शेयर हो जाएगी, एनोटेटेड फाइल। तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट की क्लास में बैठ के खास तौर पे ना समझने पे फोकस रखना है, और जब आपको सवाल ट्राई करने का टाइम दिया जाएगा, खुद से सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा, तो आप अपनी फुल एफर्ट करनी है। आपने एफर्ट सिर्फ देख के कॉपी करने में नहीं करनी,
आपने एफर्ट उस वक्त करनी है ज्यादा जब आपको खुद करने का टाइम दिया जाएगा, राइट? ये जितनी भी हमारी क्लास फाइल्स होती है, ये एक ड्राइव लिंक आपको मिल जाएगा, वो ड्राइव लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डल जाएगा। जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, वहां पे डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक बनेगा, उसमें आपका सॉफ्ट कॉपी में बुक भी मिल जाएगी, किट भी मिल जाएगी, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। हमारी तरफ से आपको पूरी तरह की सपोर्ट मिलेगी। आपने सिर्फ समझना है और समझ के पढ़ना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस की तरफ बात करनी है। टेक्स्ट पास करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैक्सिमाइज योर प्रैक्टिस। और बहुत सारे बच्चे मेरी तरह सवाल करते हैं। जब भी मैं अपनी पढ़ाई के दौर में था ना, मैं क्वेश्चंस करने से डरता था। मैं सवाल पढ़ता था और किड का आंसर पहले देखता था और वही आंसर पैदा करने की कोशिश करता। आप में बहुत सारे होंगे मेरी तरह। ये गलत अप्रोच है। आपने कोई भी सवाल करना है डरे बिना करना है। मैक्सिमम गलत होगा तो होने देना है उसको, लेकिन आपने एक दफा उसको खुद से ट्राई लेनी है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 एग्जाम्पल करवाने के बाद थर्ड एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। तो जरा समझिएगा। पहले एग्जाम्पल, 2-3 सवाल मेरे साथ करेंगे, उसके बाद हम खुद से एक टाइम लेके सॉल्व करेंगे, राइट? एग्जाम्पल 1, टोटल इनकम दी गई है 30,000। एग्जामिनर ने आपको सवाल में टोटल इनकम दे दी 30,000 है। आप बोलोगे चल रहा भाई इसका ब्रेकअप ला, 30,000 में क्या क्या शामिल है, ऐसा बोलोगे उसको? ऐसा बोलना चाहिए हमें। अगर उसने बोल दिया ये टोटल है तो इट मींस दैट्स द फाइनल अमाउंट। हमें उससे कहानी करने की जरूरत नहीं है। इफ दैट इज अ टोटल इनकम, ओके आगे बढ़ो। करना क्या है, क्या चीज फाइंड कर रही है? टैक्सेबल इनकम निकालनी। हमें मालूम है अगर टोटल दे दी गई हो, टोटल दे दी गई हो तो उसमें से क्या चीज माइनस की जाती है? पीए माइनस किया जाता है। पीए बोले तो पर्सनल अलाउंस। टोटल इनकम इज 30,000, पर्सनल अलाउंस माइनस कर देंगे जो कि फिक्स अमाउंट का 12570, तो हमारी रिक्वायरमेंट सॉल्व हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम आ गई, कितनी अमाउंट आ गई? 17430। यहां तक सही है? 2 मिनट के लिए कॉपी नहीं, मैं देखना समझ। क्वेश्चन, टोटल इनकम है 10,000, रिक्वायरमेंट इससे में टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो। हमने कहा ठीक है जी। अभी आपने सर बताया कि टोटल में से पर्सनल अलाउंस माइनस कर दो। पर्सनल अलाउंस ले लिया भाई 12570, तो टैक्सेबल आ गई। टैक्सेबल कितनी आई यहाँ पे? -2570। अब इनका मतलब समझ। यहां पे एग्जाम्पल 1 में टैक्सेबल इनकम आई 17430, और इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट्स मल्टीप्लाई होंगे और हमने टैक्स देना है। ऐसा ही है। एग्जाम्पल 1 में हमें टैक्स देना है ऑन द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 17430। एग्जाम्पल 2 में टैक्सेबल इनकम आई है -2570। इसका मतलब यह है कि हमने टैक्स लेना है। Who the hell we are? हम एचएमआरसी हैं। हम जो टैक्स लेंगे, क्या हम टैक्स ले सकते हैं? अगर हम नेगेटिव इनकम कैलकुलेट करके एचएमआरसी के पास जाएंगे बहुत मार पड़ेगी हमें। हम टैक्स पेयर है भाई, हमने टैक्स देना होता है। ये नेगेटिव सिचुएशन तो हमें बता रही है कि तुम टैक्स लेने वाली पोजीशन में हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सर, इफ दिस इज अ केस, अगर ऐसी कहानी हो रही हो क्वेश्चन में, तो क्या किया जाए? तो हम यहाँ पे काम ये करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है जी, हमारी टोटल इनकम 10,000 है, विच इज लेस देन द पर्सनल अलाउंस। तो आप 10,000 की टोटल इनकम है, तो आप अपना पर्सनल अलाउंस भी इतना ही रख लो फिर, ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम नील तो हो जाए लेकिन एक नेगेटिव फिगर में कन्वर्ट ना हो। पर्सनल अलाउंस स्टैंडर्ड अमाउंट तो 12570 है, लेकिन कभी आपकी टोटल इनकम इससे कम हो रही हो तो हम अपने पर्सनल अलाउंस को कम करके यूज करेंगे। दोबारा से सुनिए। Standard amount of personal allowance is 12570, but if the total income is less than the allowance, टैक्सेशन में कहीं भी अलाउंस का वर्ड है तो इसका मतलब ये अमाउंट, ये हमारी अमाउंट को, इनकम को कम करने वाली चीज। पूरे टैक्सेशन में ना सिर्फ पर्सनल अलाउंस, बल्कि किसी और वर्ड के साथ भी जब अलाउंस का वर्ड लगा हो, तो कोई भी अलाउंस होगा उसका मतलब पूरे टैक्सेशन में कि अलाउंस हमारी इनकम को कम करेगा। तो जो अलाउंस का वर्ड है वो हमारे लिए फेवरेबल थिंग है। जो अलाउंस का वर्ड है वो हमारे लिए फेवरेबल थिंग है, बिकॉज ये अलाउंस हमारी इनकम को कम करेगा, और इनकम कम होगी तो टैक्स लायबिलिटीज भी
कम बनेगी. लोअर द इनकम, लोअर द टैक्स लायबिलिटी. ये अलाउंसेस हमारी इनकम को कम करते हैं ताकि हमारी लायबिलिटीज, ये अलाउंस हमारी इनकम को इतना तो कम कर सकता है कि इनकम खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि इनकम पे टैक्स देने की बजाय टैक्स लेने वाली पोजीशन बन जाए. ऐसा पॉसिबल नहीं. तो जहां पे हमने अपने पर्सनल अलाउंस को कम करके यूज किया, तो मैं इधर लिख देता हूं ये रिस्ट्रिक्टेड पर्सनल अलाउंस. रिस्ट्रिक्टेड पर्सनल अलाउंस का मतलब, वैसे पर्सनल अलाउंस 12570 होता है, यहां पे हम अपने पर्सनल अलाउंस को कम करके यूज कर रहे हैं, तो हम वहां पे एग्जाम में भी लिखेंगे रिस्ट्रिक्टेड पर्सनल अलाउंस. जहां पे हम कोई अलाउंस, कोई भी अमाउंट कम करके यूज करें, तो हम उसके साथ टर्म यूज करेंगे रिस्ट्रिक्टेड एनुअल एग्जम्पशन, रिस्ट्रिक्टेड पर्सनल अलाउंस, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट, कि ये एक्चुअल में ज्यादा थी, लेकिन गिवन सिचुएशन में ये पूरी अमाउंट यूज नहीं हो सकी, तो हम इसको कम करके यूज करें. सो आप एग्जाम में उसके साथ लिखोगे रिस्ट्रिक्टेड, राइट. कॉपी कीजिएगा. तो मैं इधर दो पॉइंटर्स भी लिख देता हूं, तब तक आप कॉपी भी कर ले. पर्सनल अलाउंस कैन रिड्यूस taxable income to nil, but cannot create a negative figure. Personal allowance can reduce the taxable income to nil, but cannot create a negative figure. पर्सनल लॉस हमारी टैक्सेबल इनकम को नील तो कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से कभी कोई नेगेटिव फिगर क्रिएट नहीं हो सकता. आगे बढ़ें जी. अभी तक हमने दो एग्जांपल्स की, और उन दो एग्जांपल में कहीं भी टैक्स लायबिलिटी की बात नहीं हुई. हमसे सिर्फ क्या पूछा गया, टैक्सेबल इनकम बताओ कितनी है. तो हमने दोनों एग्जांपल्स के लिए टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर दी. थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं. ये हो गया सबको कॉपी भाई. एग्जांपल 3, टोटल इनकम दी गई है 35,000 एंड रिक्वायरमेंट अब देखो चेंज हो गई है, इनकम टैक्स लायबिलिटी की बात कर. इधर देखिएगा प्लीज, तमाम लोग स्टॉप राइटिंग, जब टाइम दूंगा तो कॉपी कीजिए. हमने कहा कि भाई सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. टोटल इनकम दी गई है क्वेश्चन में नाउ, विच इज 35,000. कैन यू प्लीज कैलकुलेट एंड डिडक्ट द पर्सनल अलाउंस of 12570. So finally we will get the taxable income, and taxable income in this case will be 22430. And if you remember, हमारे पास तीन तरह के टैक्स रेट्स होते हैं. अगर मैं पहले की बात करूं तो फर्स्ट बैंड लिमिट होती है
1 से लेकर 37,700। फिर हमने फौरन से देखा कि हमारी ये टैक्सेबल इनकम इस बैंड लिमिट के इन बिटवीन है। ऐसा है कि नहीं? 22,430 1 से ज्यादा है और 37,700 से कम है। ये अमाउंट इसके इन बिटवीन आ रही है। 22,430 पे फिर टैक्स रेट क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए? 20%. So effectively the tax liability will be 4,486 would be your income tax liability. Quickly साथ में एग्जांपल 4 भी समझ। टोटल इनकम हमें दी हुई है 57850। मैं ये फॉर्मूलास बार-बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमें मेमोराइज हो जाए। 57850 is the total income if we deduct the personal allowance of 12570. So the taxable income would be 45,280. Now इधर देखिएगा प्लीज। मैंने पहले यहाँ टैक्सेबल इनकम को कहा ये वाली अमाउंट थी लेस देन 37,700। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये वाली टैक्सेबल इनकम बेसिक रेट बैंड लिमिट से कम थी, तो हमने 20% का टैक्स लगाया, तो पर्सन का स्टेटस क्या हो गया था? बेसिक रेट टैक्स पे। ये वाली इनकम इधर देखिएगा प्लीज, टैक्सेबल इनकम ऑफ 45,280 इज मोर देन 37,700, but at the same time it is less than 125,140. 45,280 बेसिक बैंड लिमिट से तो ज्यादा है, लेकिन हाई बैंड लिमिट से कम है। तो इस सवाल में मैक्सिमम टैक्स रेट कहां तक जाएगा? 40% तक। और पर्सन का स्टेटस क्या हो जाएगा? हायर रेट टैक्स पेयर। अब अगली बात, इफ वी वांट टू अप्लाई द टैक्स रेट्स, तो हमने कहा कि भाई अब बेसिक बैंड लिमिट है 37,700 तक। इस 45,280 में से शुरू के 37,700 तक टैक्स रेट लगेगा 20%, 7,540। यहां तक सही है? फिर हमने कहा 37,701 से आगे बढ़ो। वैसे सेकंड बैंड लिमिट तो यहां तक होती है, इधर देखिए कहां तक होती है? 125,140। क्या मुझे यहाँ पे 125,140 लिखना चाहिए, या जितनी क्वेश्चन में टैक्सेबल इनकम है वो लिखनी चाहिए? जितनी क्वेश्चन में ये मैक्सिमम यहां तक अगर ये अमाउंट पड़ी रही तब भी ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलेगा। हमने कहा हमारी सेकंड बैंड लिमिट 125,140 तो है, लेकिन हमें ये लिखनी चाहिए, ये जो क्वेश्चन में टोटल टैक्सेबल इनकम है वो लिखनी चाहिए। तो आपने कहा जितनी क्वेश्चन में 45280, इन दोनों का डिफरेंस बताएंगे कितना हो? 7580। इतने अमाउंट पे टैक्स रेट क्या लगना चाहिए? 40%, दैट इज 30। इन दोनों को वो कर दे तो वो आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी 10572। एक रीचेक पॉइंट बताता हूं, हमने इन दोनों का एडअप करके देखना है। द सम मस्ट बी इक्वल टू योर टोटल टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इसी को हमने ब्रेक किया। इसमें हमने कहा 37,700 तक 20% का टैक्स होगा। 37,701 से टोटल टैक्सेबल इनकम तक ये अमाउंट बनी 7580, इतने अमाउंट पे 40% का टैक्स होगा। फिर हमने कहा इन दोनों को क्लब करके देखो, इट मस्ट बी इक्वल टू योर टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 45,280। यहां तक कॉपी करो, फिर आगे बात कर। ऑनलाइन बस ज्यादा क्लियर है भाई? सब सही चल रहा है? जरा बता देंगे, जल्दी से हाँ ना कर दें। सब ओके चल रहा है? आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द चैट बॉक्स and want confirmation from your sides. ठीक है जी, गुलजारा, हरीबा, वहीब, उमर, तमाम लोग प्लीज। ठीक है जी। एक मिनट रुकिए।
ये जो हमारा स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर है, जिस तरह हमने बीआरटीपी एचआरटीपी लिखा है, हमने टैक्सेबल इनकम की बेस पे डिसाइड करना हो, राइट? ये टोटल इनकम पे नहीं बल्कि टैक्सेबल की बेस पे सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन टाइम लगा 2-3 मिनट। जी, यहाँ तक हो गया बच्चा सबका कॉपी? 30 सेकेंड्स मोर कॉपी करें जिनका रह गया, फिर आगे बात करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल 5 और 6 की बात करेंगे। एक अटेंडेंस शीट भी आपके पास सही है, मार्क करके आगे बढ़ाते जाइए। ऑलराइट, स्टार्ट करें। एग्जाम्पल 5, इधर देखिएगा प्लीज। अमाउंट दी गई है 1,12,000 और रिक्वायरमेंट में पूछा गया कि भाई टैक्सेबल सॉरी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टोटल, और टोटल से क्या चीज माइनस की जाती है? पर्सनल अलाउंस। 1,12,000 में से अगर हम पर्सनल अलाउंस माइनस कर दें तो कैन यू प्लीज टेल मी द अमाउंट? 99,430। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल गलती करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमें जो अमाउंट दे दी गई है वो डायरेक्टली कौन सी है? टैक्सेबल इनकम। तो हमने जज्बाती नहीं होना कहीं, किसी भी पॉइंट इन टाइम पे हमने अमाउंट्स के साथ देख लेना है कि क्या ये टोटल है, टैक्सेबल है, क्या चीज है। सिर्फ अमाउंट को देख के आगे नहीं बढ़ जाना, बल्कि ये साथ में जो लिखा है दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर अस। टैक्सेबल का मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये पूरी कहानी करने की जरूरत ही नहीं थी। हमें डायरेक्टली पर्सन हाउस माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम है वो दे दी गई है। अब अगली चीज, दिस टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक रेट बैंड लिमिट ऑफ 37,700, but this taxable income at the same time is less than the second band limit of 125,140। तो इस क्वेश्चन में पर्सन का स्टेटस क्या रहेगा? एचआरटीपी, हायर रेट टैक्स पेयर। टैक्स रेट्स कैसे लगाए? बेशक साथ साथ कॉपी कर ले, अब आपको चीजें यहां तक समझ में आ गई। कैन यू प्लीज गाइड मी द रेलिवेंट स्टेप्स नाउ? अब आप चलेंगे 1 से लेकर 37 और आप बोलेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम में से शुरू के 37,700 पे टैक्स रेट लगेगा 20%, 7540 आ गया। आगे क्या करें हम? सेकेंड बैंड लिमिट अप्लाई करते हैं, 37,701 से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं, इधर देखिएगा प्लीज, 37,701 से आगे बढ़ू, मैं यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखूं? 125,140 लिखूं या क्वेश्चन में जो टोटल टैक्सेबल इनकम दी गई है वो लिखूं? क्वेश्चन में जो टोटल टैक्सेबल इनकम दे दी गई है वो लिखूंगा। 37,701 से 112,000 तक डिफरेंस बताओ कितना आ गया? 74,300। इतने अमाउंट तक टैक्स रेट लगेगा 40%, दैट इज 29,720। टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी वुड बी द सम ऑफ दीज टू, 37। और लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था एक रीचेक पॉइंट, ये टोटल टैक्सेबल इनकम का जो ब्रेक अमाउंट है ये दैट मस्ट बी इक्वल टू योर टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 112,000। सो यहां तक कॉपी भी करें, अगली एग्जांपल खुद से अटेम्प्ट करें आप, और अगले एग्जाम्पल में अब आपको एक चीज समझ में आएगी। एक टैक्स रेट लगेगा, दो लगेंगे या तीन लगेंगे? 150 है ना, 125,140 से भी ज्यादा है। तो जरा ट्राई करें अगला क्वेश्चन, ये कॉपी कर ले और अगली एग्जाम्पल अटेम्प्ट।
निकलेगा ऊपर से, डायरेक्ट भी कर सकते। जी जी, उसको राउंड ऑफ आगे बढ़ा दीजिएगा बॉयज। गर्ल्स आपकी कंप्लीट हो गई है? जी, कुछ बना टैक्स लायबिलिटी आई? क्या अमाउंट आ रहे हैं? 56 53703 सबकी यही आ रही टैक्स लायबिलिटी यार, किसी को तो डिफरेंट आनी चाहिए। 53673 ऐसे 53673। किसी और का कोई और आंसर है तो प्लीज बताएं। 56703। ओके, देखते हैं जी। अगर इस क्वेश्चन में भी आप एक नजर देखो तो आपको डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम दी गई है। टैक्सेबल इनकम आपको दी गई है 150,000 की। टैक्सेबल इनकम का मतलब इस अमाउंट तक आते आते पर्सनल लॉस ऑलरेडी माइनस हो चुका। अब यहाँ पे एक चीज रोके देखें, दिस टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक रेट बैंड लिमिट ऑफ 37,700। इट इज ऑल्सो मोर देन द सेकेंड बैंड लिमिट ऑफ 125,140। अब यहाँ पे ये एक पहली ऐसी एग्जांपल थी जिसमें अब तीनों तरह के टैक्स रेट्स मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं और इस पर्सन का मैक्सिमम टैक्स रेट 45% तक जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पर्सन का स्टेटस हम क्या बोल सकते हैं? पर्सन इज एन एडिशनल रेट टैक्स पे। अब टैक्स रेट्स मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कहा बेसिक बैंड लिमिट होती है 1 से लेकर 37,700 तक। इस अमाउंट में से शुरू के 37,700 तक टैक्स रेट लगेगा 20%, 7540 आ गया। अब आगे सुनो, 37701 से शुरू हुए। वैसे तो हम अपनी टैक्सेबल इनकम को यहां पे रखते थे, इस सवाल में भी जितनी टैक्सेबल इनकम थी उसको यहां पे रखा। उसका रीजन ये था कि इन एग्जांपल में आपकी टैक्सेबल इनकम आपकी सेकंड बैंड लिमिट से कम थी, लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल इनकम अब सेकंड बैंड लिमिट से कम नहीं है बल्कि सेकंड बैंड लिमिट से ज्यादा है। तो अब हम मैक्सिमम यहाँ पे कितने अमाउंट रख सकते हैं? 125,140। सेकंड बैंड लिमिट है, उतनी अमाउंट तक यहाँ पे है। अब इन दोनों का डिफरेंस बता दो कितना आ गया? 87,000, 87,440। इतनी अमाउंट तक टैक्स रेट 40%, दैट इज 97, दैट इज। याद क्लियर है भाई? अभी ऐसी पहली इंस्टेंस था, पहली एग्जांपल थी जिसमें आपकी सेकंड बैंड लिमिट हमने यहाँ पे रोकी, हमने ब्रेक किया, वी स्टॉप्ड एट सेकंड बैंड लिमिट बिकॉज हमारी ओवरऑल टैक्सेबल इनकम सेकंड बैंड लिमिट से भी ज्यादा थी। तो तीसरे हिस्से में जाना पड़ेगा। तीसरा हिस्सा कैसे स्टार्ट होगा? 125,141 सेकंड बैंड लिमिट से अगली अमाउंट उठाई, यहां से आप अपना सफर स्टार्ट करो, आप टोटल टैक्सेबल इनकम तक जाके रुको। यही हमने कहा था यहाँ पे कि थर्ड बैंड लिमिट होती है कि 125,140 से ज्यादा जितनी भी अमाउंट, 125,140 से ज्यादा जितनी भी अमाउंट हो उस पर 45% टैक्स रेट लगेगा। तो यहाँ पे 125,141 से 150 तक का जो सफर है इसमें कितनी अमाउंट आ रही है? और इतनी अमाउंट तक टैक्स लगना चाहिए एट 45%, दैट इज 111। इन सबको एडअप करके इनकम टैक्स लायबिलिटी इज 53703। ये वाली अमाउंट सही थी। और मैंने कहा इन सबको अगर रीचेक करना हो तो हमने जितना भी टैक्सेबल इनकम को ब्रेक किया इन तीन अमाउंट्स में इनका सम होना चाहिए 150,000 के इक्वल। अब आपकी जो भी मिस्टेक थी, होप कि अब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे और उसको दोबारा रिपीट नहीं करोगे। ये कॉपी कर लो। इसके बाद हम अपनी दो फाइनल एग्जांपल्स करते हैं और हम फिर वाइंड अप करेंगे।
ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, साथ ही करते हैं। अब हमारे पास टैक्सेबल इनकम सवाल में दे दी गई है 132,000। देन अगेन इट्स अ टैक्सेबल इनकम, personal allowance has already been deducted. This 132,000 is more than the basic band limit of 37,700. This is also more than the second band limit of 125,140. इस सवाल में भी तीन तरह के टैक्स रेट्स जाएंगे और इस सवाल में भी पर्सन का स्टेटस क्या रहेगा, एडिशनल रेट टैक्स पे। अब हमने कहा 1 से लेकर 37,700 तक इस अमाउंट से हम ब्रेकअप करेंगे सबको। तो शुरू की जो 37,700 है, इतने अमाउंट तक टैक्स लगेगा 20% के हिसाब से 7,540। अगला स्टेप आप लोग गाइड करो, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, बताओ जल्दी से। हमें क्या करना चाहिए, हमें लेना चाहिए नेक्स्ट बैंड लिमिट, हमने कहा 37,701 से स्टार्ट करो और कहां तक रुको, अब डायरेक्टली 132 पे जाके रुके या 125,140 पे रुके जाके, सेकंड बैंड लिमिट पे जाके रुको, क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम सेकंड बैंड लिमिट से ज्यादा है। तो हम सेकंड बैंड लिमिट पे जाके रुके 125,140, डिफरेंस आ गया 87,440। तो ये अमाउंट कितनी आ रही है, 34,976। अब आगे बात करते हैं। हमने कहा अब थर्ड बैंड लिमिट 125,141 से स्टार्ट हुआ और टोटल टैक्सेबल इनकम है 132,000, डिफरेंस कितना आ गया 68, इस पे 45% के हिसाब से 3087, इनको एडअप करके आपने कहा इनकम टैक्स लायबिलिटी अमाउंट इज 603। आसान है। और रीचेक पॉइंट के लिए देन अगेन इन सब अमाउंट का सम मस्ट बी इक्वल टू योर टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 132,000। इन द सेम मैनर लेट्स अटेम्प्ट द लास्ट एग्जांपल। जल्दी से आप लोग खुद करें, मैं सिर्फ कुछ एनोटेशंस करता हूं। ये 37,700 से ज्यादा है और ये 125,140 से भी ज्यादा है। इस पर्सन में भी क्वेश्चन में पर्सन का स्टेटस एडिशनल रेट टैक्स पेयर रहेगा। ये किसी ने सॉल्व कर लिया? 49766, ये अमाउंट क्या रहे, यही आ रही सबकी? अब 3703 कहां से क्या रहा है? 49766, हाँ वो राउंड ऑफ किया जा सकता है आयशा, ठीक है, कोई गम नहीं है। ऑल राइट, तो हमने कहा अब हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम है 1,41,250। हमने कहा इसमें से शुरू के 37,700 पे टैक्स रेट 20% के हिसाब से अमाउंट आ गई 7,540। फिर हमने कहा हमारा बैंड सेकंड बैंड फॉल करता है 37,701 से, वी विल स्टॉप एट सेकंड बैंड लिमिट 125,140 तक, डिफरेंस आ रहा है 87,440। इस पे अगर 40% मल्टीप्लाई करें अमाउंट आएगी 34976। और फिर हमने कहा 125,141 से आगे बढ़े और 141,250 तक जाए, डिफरेंस इज 16,110 तक टैक्स रेट लगेगा 45%, दैट इज 7250। इन सबको एडअप करके आपका राउंडिंग ऑफ में आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे लिया 49766, आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई।
यहाँ तक सही है भाई तमाम लोग? तो देखो मैं यहीं पे रख रहा हूँ, मैं 1 2 3 चीजें बता के कंक्लूड कर रहा हूँ, वाइंड अप कर। हमने आज की डिस्कशन में जो मेजर डिस्कशन का पार्ट था, वो हमारा ये पार्ट था इनकम टैक्सेस के बारे में। हमने कहा इनकम टैक्स कहा जाता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन। इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेशन के लिए हम एक फिस्कल ईयर फॉलो करते हैं। हमारे लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर 24-25 है, जो 6 अप्रैल 24 को शुरू होता है, 5 अप्रैल 25 को एंड होता है। इनकम टैक्सेस के लिए एक पर्सन के सोर्सेस ऑफ इनकम जाने जाते हैं। किसी भी पर्सन के मैक्सिमम 6 सोर्सेस हो सकते हैं: प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन। इन 6 सोर्सेस को एड अप करके हम फाइंड करेंगे टोटल इनकम। इसमें से कुछ अमाउंट पे टैक्स नहीं होता, तो टोटल में से पर्सन अनाउंस माइनस किया जाता है। टोटल में से पर्सन अनाउंस माइनस करके टैक्सेबल इनकम आती है। उस टैक्सेबल इनकम पे 3 तरह के टैक्स रेट अप्लाई होते हैं, तो आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। वो 3 तरह के टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंड लिमिट्स। फर्स्ट बैंड लिमिट होती है 37,700 तक, सेकंड बैंड लिमिट 37701 से 125,140 तक, और थर्ड बैंड लिमिट 125,141 से जितनी भी ज्यादा आगे अमाउंट आएगी। तो ये 3 तरह के टैक्स रेट्स है: 20%, 40% और 45%। और 3 तरह के स्टेटस में से कोई भी स्टेटस हो सकता है: बेसिक रेट टैक्स पेयर, हायर रेट टैक्स पेयर या एडिशनल रेट टैक्स। इसी तरह की चीजें हम इफेक्टिवली अब अपनी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। मेजरली हम इनकम टैक्सेस से स्टार्ट करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि जाते हुए नोट्स लेकर जाइएगा, ताकि ये चीजें जो हमने क्लास में लिखी आप अपने नोट्स में भी जाके दोबारा से रिवाइज कर सको। दोबारा से वहां लिखोगे तो आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। और अगली हम नेक्स्ट क्लास से उन नोट्स के मुताबिक सीक्वेंशियली हम अपना पढ़ना शुरू कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम थर्सडे को। कल हमारा क्लास नहीं है, थर्सडे हमारी क्लास है। तो हम इंशाल्लाह सेम टाइम मिलेंगे 2:30 बजे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ऑल राइट स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड